देखिए जावा के एक क्लास की अगर बात करें हम, तो क्लास के बाउंड्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर क्लास बनाने का सिंटैक्स अगर आप याद करो तो क्लास कीवर्ड होता है, देन क्लास का आइडेंटिफायर होता है, ओपनिंग क्लोजिंग होती है, और क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या क्लास के अंदर? किसी को पता है कि इसके अलावा भी क्लास में कुछ होता है? यस, होता है। कंस्ट्रक्टर। हाँ, स्पेशल मेंबर फंक्शन। एमएफ का मतलब मेंबर फंक्शन और डीएम का मतलब डेटा मेंबर। स्पेशल मेंबर फंक्शन में जो आपका आता है, एक आ गया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर्स, और दूसरा आ जाता है इनिशियलाइजर। ठीक है, इनिशियलाइजर्स भी आते हैं, राइट। तो और इनिशियलाइजर में दो कैटेगरी होती है। एक होता है आपका इनिट ब्लॉक और दूसरा होता है स्टैटिक ब्लॉक। ये मतलब एक क्लास का सिंटैक्स है। एक क्लास में इतनी चीज़ें होती हैं। तो वैसे अगर हम एक क्लास की बात करें तो व्हाट इज क्लास? देव बताओ, व्हाट इज क्लास? व्हाट इज क्लास इन जावा? क्लास क्या होता है? क्लास से आप क्या समझते हो? दीपक बताओ, व्हाट इज क्लास? Class is a user-defined data structure, sir. क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। वेरी गुड। और क्लास और क्लास को क्या बोल सकते हैं? क्लास को क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। नहीं है, डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन। हाँ, जी। और रवि बताओ, व्हाट इज क्लास? Class is a keyword. क्लास इज ए कीवर्ड, बात तो सही है। वो तो कीवर्ड है, कीवर्ड से हम क्लास बनाते हैं, बट क्लास होता क्या है अपने आप? कीवर्ड के अलावा क्या होता है? क्लास तो कीवर्ड है ही। कीवर्ड क्या होता है मनोज? सर ये रिजर्व वर्ड होते हैं जो वो इनको जावा वालों ने फिक्स कर रखे, इनके क्लास पर कोई भी मतलब पहचानने के लिए प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड कुछ होते हैं। हाँ, हर लैंग्वेज में प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको कीवर्ड्स बोलते हैं, जिनकी मीनिंग हर लैंग्वेज में फिक्स होती है। हर लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से कीवर्ड्स यूज करते हैं। सी में अलग होंगे, जावा में अलग होंगे, सी प्लस प्लस में अलग होंगे, है ना। अब जैसे सी प्लस प्लस में वर्चुअल होता है, कुछ और होता है, फ्रेंड होता है, नाइस होता है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। और कीवर्ड्स को बनाने के क्या रूल्स होते हैं? क्या मनोज, कीवर्ड्स को बनाने के क्या रूल होते हैं? एक तो ये स्मॉल में लिखा जाएगा, ये आइडेंटिफायर नहीं बनेगा, और ऐसे कुछ दो तीन। हाँ ठीक है, यही है, मेन यही है। ठीक है, बढ़िया। सो क्लास क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज क्लास? सर, हाँ हाँ, क्लास इज कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है सेम टाइप ऑब्जेक्ट को सर। हाँ, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्लास ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए यूज करा जाता है। और सर क्लास एक ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट? फॉर एन ऑब्जेक्ट। फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये भी आपको बोलना है।
किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है क्लास। ठीक है, वेरी गुड। सर ये बोल सकते हैं क्लास इज द ब्लूप्रिंट यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये भी सही है, सारा चीज सही है। तो मतलब ये सारा चीज होता है एक क्लास। और एक क्लास जो बनता है उसके अंदर डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर होता है, इनिशियलाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास के अंदर की किसी कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, क्या जरूरी होता है, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाई वी रिक्वायर द कंस्ट्रक्टर। देव बताओ, देव बोल नहीं रहे हो, देव कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों बनाते हैं हम कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल टाइप का मेथड है, उसका नाम क्लास के नाम से सेम नहीं होता। नहीं और होता, उसका नाम क्लास नहीं के नाम से, होता है क्लास के नाम से सेम होता है। क्लास के नाम से सेम होता है। और प्रोग्रामर इसे खुद नहीं कॉल कर सकता, ये अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। और इसका सबसे बड़ा पर्पस होता है ऑब्जेक्ट बनते डेटा को इनिशियलाइज करना, राइट। तो रिटर्न टाइप नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता है, व्हाटएवर। तो जैसे अगर मैं कोई क्लास बनाता हूँ, से मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है ए, समझिएगा आप लोग, ए है ना। और ए क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर है, मान लीजिए इंट एक्स। इस डेटा मेंबर को मुझे इनिशियलाइज कराना है, इसमें वैल्यू डालना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंट एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू 10, ऐसा लिख सकता हूँ? वैलिड है? ये जावा के अंदर वैलिड कंडीशन नहीं है, वैलिड सिचुएशन नहीं है। अगर आप इसको a.java से सेव कर दें और देन इसको कंपाइल करें तो ये वैलिड सिंटैक्स नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन 2 स्टेप में इस तरह से नहीं हो सकता। आप देख लीजिए करके जावा ca.java, ये देखिए। हाँ, अगर आप एक ही लाइन में इसको कर दोगे, आप लिख दोगे x इक्वल्स टू 10, तो ये वैलिड है, ठीक है। तो ये कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है ना क्वेश्चन। तो इसका जवाब दिया जाएगा आपको कि भाई आप 2 लाइन में लिख रहे हो, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन तो नहीं हो पा रहा है, एक ही लाइन में कर दिया तो हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मान लो मैं 2 लाइन में करना चाहता हूँ, मतलब इस वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, नीचे बना देता हूँ मेन मेथड, पब्लिक static void मेन मेथड। ये मेन मेथड हो गया हमारा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। और यहाँ पे मैं system.out.println में प्रिंट कर लेता हूँ किसको, इस x को। तो क्या आउटपुट आएगा, कौन बताएगा क्या आउटपुट आएगा? 0। इसका आउटपुट आएगा 0। नहीं आएगा सर 0 आउटपुट। इसका आउटपुट कोई कह रहा है 0 आएगा, कोई कह रहा है नहीं आएगा। ठीक है, एरर आएगा सर, एरर आएगा। अच्छा, और दूसरे कोई बताने दीजिए, और कोई बताया भाई क्या आएगा आउटपुट। अब मैं एक ही करके नाम नहीं लूंगा, सब लोग बोलें अपना अपना नाम लूंगा तभी आप बोलोगे। सब लोग बोलो, आप सब लोग अपना आउटपुट बताइए। 0 आएगा। 0 आएगा सर, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी सर। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। बाकी और कौन है? और कोई नहीं है? सर 0 नहीं आएगा। मनोज बोला, मनोज ने बोला सर 0 नहीं आएगा। कुछ नहीं बोला, मैं तो बस एक
डेटा आपने डाला नहीं ना, एक्स वेरिएबल तो लगा दिया, इसका डेटा नहीं लगा ना, डेटा वेरिएबल के आगे डेटा टाइप तो लगा है, इसमें वैल्यू नहीं है, ये बोलो। वैल्यू नहीं, मतलब वो पुट की जिससे वो तो जावा में क्या चला होता है, जब किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं पुट करते हो ना, तो हर वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और वो किसकी कितनी होती है? जैसे अगर इंट है तो 0 होता है, अगर फ्लोट है तो कितना होता है रवि? 0.0। ठीक है, अगर बुलियन है तो कितना होता ट्रू है? एंड फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स नहीं, एक ही होगा ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, और अगर कैरेक्टर है तो एक स्पेस, अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसकी वैल्यू नल, और अगर कोई यूज़र डिफाइंड डेटा है ना, यूज़र डेटा, तो उसकी वैल्यू नल। तो ये जब आप आगे मैं आपको बता दूंगा, एक टेबल दिखा दूंगा, उसमें नोट्स में सब मेंशन है ना, कि इस तरह से हर वेरिएबल की कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये 0 इसलिए आएगा क्योंकि ये इंटीजर है, और इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 प्रिंट होके आ जाएगा। लेकिन दीपक ने सही बताया कि आउटपुट नहीं आएगा, और 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आप आंसर खुद ही देख लो, इसका रीज़न खुद ही देख लो। रीज़न ये है कि ये है प्रोग्राम का एक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी तभी मिलती है जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आई बात? तो अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो उस क्लास की नॉन स्टैटिक डेटा को मेमोरी मिलेगी ही नहीं। अब इसको मेमोरी मिली ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, मेमोरी मिली ही नहीं है, तो इसीलिए ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। और मेन मेथड नॉन स्टैटिक क्यों है? नॉन स्टैटिक बोल रहा हूँ, समझना, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा है ना, इसलिए नॉन स्टैटिक है। अगर किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दोगे तो स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है, नहीं है तो नॉन स्टैटिक है। तो अगर कोई वेरिएबल नॉन स्टैटिक है और उसको किसी स्टैटिक एरिया, जैसे मेन एक स्टैटिक एरिया हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया, उसके अंदर कॉल नहीं कर सकते हो, तो रूल क्या होता है? रूल चाहो तो अभी से आप याद कर लो, आप उसे लिख लो, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो कि आप याद रखना कि ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड नॉन स्टैटिक member function cannot directly access in static context, ब्रैकेट में static method and static block। समझे आप? बट वाइस वर्सा इज अलाउड, मतलब कोई भी नॉन स्टैटिक चीज़ें, चाहे वो नॉन स्टैटिक चीज़ें, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो मेथड हो, एनी नॉन स्टैटिक थिंग्स, अब स्टैटिक क्या होता है ये आगे पढ़ाऊंगा अभी, है ना। बट एनी नॉन स्टैटिक डेटा या एनी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इनटू द स्टैटिक कंटेक्स्ट। स्टैटिक कंटेक्स्ट मतलब स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक मेथड जैसे मेन एक स्टैटिक मेथड है क्योंकि ये इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा है। बट वाइस वर्सा इज अलाउड का मतलब उल्टा अलाउड है, मतलब नॉन स्टैटिक स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल हो जाता है और स्टैटिक डायरेक्टली नॉन स्टैटिक स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, लेकिन स्टैटिक जो है वो नॉन स्टैटिक में डायरेक्टली कॉल हो सकता है। तो वाइस वर्सा अलाउड है और वैसे अलाउड नहीं। और इसका रीज़न क्यों है, रीज़न भी समझिएगा, क्योंकि देखिए
ये है नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। इसको मेमोरी कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट बना नहीं तो मेमोरी मिली नहीं, और मेमोरी मिली नहीं तो कैसे कॉल कर लोगे भाई? तो इसलिए एरर आ रहा है, और एरर भी बहुत बढ़िया आता है, एकदम समझदार वाला एरर आता है। इतना अच्छा एरर कि आप मतलब दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफर फ्रॉम द स्टैटिक कंटेक्स्ट। अगर ये एरर आए कहीं तो समझ लो कि तुम कोई ऐसी चीज़ों को, ऐसी नॉन स्टैटिक चीज़ों को स्टैटिक के अंदर से कहीं न कहीं कॉल कर रहे हो, जिससे ये दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है। तो इसका उपचार क्या है? इसका मतलब समाधान क्या है? न्यू मतलब ए ऑब्जेक्ट बना दो अपनी क्लास का। कैसे बनाएंगे? A1 या AOBJ या AA इज इक्वल्स टू न्यू A, बन गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल हो गया। उस पर आपने इसको कॉल कर लिया और इसे कंपाइल कर दिया। कंपाइल, सॉरी, क्यों दिक्कत आ गया? अभी क्या दिक्कत आ गया? ओहो, मैंने ये सब जो कहानी किस्सा यहाँ लिख दिया है, इसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया 0, ठीक। तो कोई दिक्कत? तो ये है 0। भाई देखो, किसी को कोई समस्या है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कोई ससुराल में नहीं आए हो हैं कि ससुर जी नाराज़ हो जाएंगे, कि साली नाराज़ हो जाएगी, हैं, या कोई और नाराज़ हो जाने वाला है। नहीं, कोई बुरा मान जाएगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एकदम फ्री हो, एक बार दो बार, क्यों यार? आप, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं भाई, अगर किसी को पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ, हम लोग को ये नहीं कि एक ही बार में सब आ रहा है। हाँ सही बात। हम लोग पहले से 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, पढ़े, वीडियो वगैरह देखा है इसमें? हाँ चलो, अच्छी बात है, वही बात है, सही बात है। तो 2 बार 3 बार 4 बार पूछो तब समझ में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मनोज? तो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो याद रखने पड़ेंगे आपको, ऐसे याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। मनोज? नहीं सर, अभी नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है ना? नहीं, समझ में नहीं आया अभी। अच्छा, नहीं आए तो यार मैं इतने बार बोलूँगा। अब ये मुझे नहीं, बताओ। अभी मैं देख रहा हूँ ना, ये कौन सी क्लास है सर? मैं पहली क्लास ले रहा हूँ ना, ये वाली। तो मैं देख रहा हूँ क्या चीज़ आप करा रहे हो फिलहाल तो। हाँ ठीक है, तो इसमें मुझे ये बताओ कि क्या बात नहीं समझ में आई, उसी बात पे मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। बिल्कुल सही। ये जो आपने ए कैपिटल ए फिर स्मॉल ए इक्वल टू न्यू फिर ए लिख के वो बना दिया, मतलब मेथड बना दिया इसका। ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ये जो लाइन Object। है, और ये सर यहाँ पे आपने कमेंट लिखा int एक equal एक to- एक एक करके मेरे भाई, एक एक करके। दिस इज ऑब्जेक्ट। जब आप पूछो तो एक बात पूछ लोगे, मैं 100 बार उसको समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं। एक आध दिन लगेगा, बस आप सब मास्टर बन जाओगे। इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, जब चूँकि हमारे क्लास का नाम ए था तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखना पड़ा। और वेरिएबल ये जो ए लिखा है, इसका कोई नाम एक्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो मैं बी लिख दूंगा, बी डॉट एक्स, ठीक है। अगर यहाँ मान लो ए क्लास की जगह पे सी क्लास होती, डी क्लास होती, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसी नाम से बनता है ना। और ये जो चीज़ लिखी गई है, ये इतना, ये जो ये वाली लाइन है, ये न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फिर से भी बताऊंगा, अभी रिवीजन क्लास में भी, है ना। दोबारा जो आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, बैकअप क्लास में मतलब उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ये न्यू से हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसका नाम लिखते हैं। और ये पैरेंथेसिस करके जो लिखा गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भाई?
कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? ये इतना जो कंस्ट्रक्टर ये है कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग, है ना। तो अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये एक मेथड ही होता है ना, जो हमारे क्लास के नेम से होता है, व्हाटएवर, उसको भी समझाना है। और ये इससे एक ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी एलोकेट होती है, और इस मेमोरी का रेफरेंस वेरिएबल है बी, है ना। इसका नाम बी लिख दो, ए लिख दो, जो भी है। और अब उसी रेफरेंस वेरिएबल से आपने इसको कॉल किया है। तो एक छोटा सा मतलब एक ही बार में सब नहीं समझ में आएगा। अगर आप ये पूछ रहे थे क्या है, तो ये हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके रेफरेंस पे ये वेरिएबल कॉल किया, ये वेरिएबल जो यहाँ पे बनाया गया है। और बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? हाँ जी, प्लीज बताओ भाई। नहीं सर, ये आके देखना पड़ेगा दोबारा, तो कहीं मुझे भी समझ आएगा अभी। नहीं, देखना तो पड़ेगा ही। एक चीज और पूछ रहे थे ना कि और क्या है, कोई और भी चीज? ये इंटीजर जो लगाया आपने और एक्स, फिर वो सेपरेटर लगा दिया। हाँ हाँ हाँ, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल डिक्लेरेशन जब भी हम करते हैं तो पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं एंड देन वेरिएबल का नाम लिखते हैं। डेटा टाइप्स जो किसी वेरिएबल का टाइप, साइज और रेंज बताता है कि इस वेरिएबल का क्या टाइप है, क्या साइज है, क्या रेंज है। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स डेटा टाइप्स हैं, सॉरी, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, बुलियन है। मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जो किसी वेरिएबल का टाइप, साइज और रेंज बताता है। ठीक है, बाकी इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया गया है। और बताइए, बाकी ये वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जो स्टैटिक में कॉल नहीं हो सकता था। ये एक रूल था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो वो बाकी सही बात है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे अकेले क्लास में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ज़रा समझिएगा कि ये है एक वेरिएबल और जिसको हमने प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट बना के मैंने प्रिंट कर लिया। इसे ऑब्जेक्ट बनाना बोलते हैं, इसे मैंने इसे कॉल करा लिया, इसे बोलते हैं कॉलिंग। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। मैंने ये जो वेरिएबल, ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बी रेफरेंस वेरिएबल है, उस पर मैंने एक्स को कॉल कर लिया। ठीक है, कॉल हो गया और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 0 होती है वो प्रिंट होके आ गई। ठीक, अच्छा, अब इसकी वैल्यू मुझे 0 की जगह पे कुछ और चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई बताए मुझे, कोई हिंट दे, कैसे कर सकता हूँ? 0 की जगह पे कुछ और, 0 की जगह पे मैं इस पर 20 डालना चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग करूंगा और इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू मैंने दे दिया 10। तो ये मैंने x यहाँ डिक्लेयर था, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 10 और अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टर। इसे कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्लास के नेम से है। ये मेथड की तरह ही होता है, लेकिन मेथड के आगे रिटर्न टाइप, फलाना टाइप, ये सब लगा होता है, समझे? तो ये है कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर से हमने कर दिया वैल्यू इनिशियलाइज। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को जो इनिशियलाइज करता है, किसी डेटा का जो इनिशियलाइजेशन करता है, वो कब करता है? वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे करता है। समझिएगा, एक बार मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। देखो, जैसे आपने लिखा न्यू क्लास का नाम, तो ये जो लाइन है ये है कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग। इस वाले लाइन से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और इसमें जो वैल्यू लिखी गई है ये इनिशियलाइज हो जाती है, यानी कि इस एक्स में ये वैल्यू पहुंच गई और तभी तो आप यहाँ प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट हो जा रहा है। समझे? ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे कंस्ट्रक्टर से भी पहले कोई वैल्यू इनिशियलाइज करानी है, तो कैसे कर सकते हो? क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज करता है और वो भी एक बार करता है। और मुझे कंस्ट्रक्टर से भी पहले कोई वैल्यू इनिशियलाइज करानी है, तो कैसे करेंगे? नहीं, आप नहीं बताइए। ये देखिए, अभी
ये 10 आ जाएगा। बताए। ये देखिए जावा क्लास का नाम आ गया 10। कंस्ट्रक्टर से भी पहले अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज कराना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिट ब्लॉक। हाँ इनिट ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक कैसे बनता है भाई, ये मैंने नोटपैड ओपन किया, ऐसे बनता है इनिट ब्लॉक, ओपनिंग क्लोजिंग। ये सिंटैक्स टू क्रिएटिंग इनिट ब्लॉक मैं लिख देता हूं, सिंटैक्स टू क्रिएटिंग इनिट ब्लॉक। ये इनिट ब्लॉक को बनाने का सिंटैक्स है। ओपनिंग कर दो, क्लोजिंग कर दो। ये ओपनिंग क्लोजिंग सेपरेटर जो होता है ना, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए इसको एनोनिमस बोलते हैं। तो इनिट ब्लॉक का क्या डेफिनेशन हुआ, इनिट ब्लॉक का क्या डेफिनेशन हुआ, इनिट ब्लॉक का डेफिनेशन हुआ कि इनिट ब्लॉक इज द एनोनिमस ब्लॉक, जिसका सिंटैक्स आप सामने देख सकते हो। एनोनिमस क्यों, एनोनिमस मतलब बेनाम, इसका कोई नाम नहीं होता है। ओपनिंग क्लोजिंग है ना, तो कोई नाम नहीं होता है। इनिट ब्लॉक का कोई भी नाम नहीं होता है। इनिट ब्लॉक हैव नो एनी नेम, ठीक है। एनोनिमस ब्लॉक होता है विच हैविंग नो एनी नेम, राइट। एंड दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा बिफोर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किसी डेटा का इनिशियलाइजेशन कब करता है, ऑब्जेक्ट बनते ही। ऑब्जेक्ट बना, डेटा इनिशियलाइज। लेकिन अगर कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ जाए कि हमें कंस्ट्रक्टर से भी पहले डेटा इनिशियलाइज कराना हो, तो हम किसको याद करेंगे, हम इनिट ब्लॉक को याद करेंगे। क्योंकि इनिट ब्लॉक किसी डेटा का इनिशियलाइजेशन करता है कंस्ट्रक्टर से भी पहले। कंस्ट्रक्टर से भी पहले डेटा का इनिशियलाइजेशन करता है कौन, इनिट ब्लॉक। इट इज एनोनिमस ब्लॉक, जो कि इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। और ये इनिट ब्लॉक प्रोग्राम में जहां मर्जी वहां डाल दो, आप जहां मर्जी वहां लिख दो, ठीक है। तो ये एक रूल था, ये रूल नीचे कर देता हूं। और इनिट ब्लॉक कहाँ बनाऊं, जहां बोलो आप, यहाँ बना दो सर। हाँ सर जी, मेथड के अंदर अब बनाएंगे, अभी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इनिट ब्लॉक बना दिया, राइट। तो ये जो इनिट ब्लॉक है, ये आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो। मेथड के अंदर बनाओगे तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह चलेगा, इसलिए मेथड के अंदर नहीं बनाना चाहिए, बाकी कहीं बना लो, ठीक है। हटाइए, जहाँ मर्जी वहाँ बनाइए, यहाँ बना लीजिए। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक। सर मतलब क्लास के अंदर कहीं भी, क्लास के अंदर कहीं पे भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, डिक्लेरेशन ये है, यहाँ पे बना लो। और ये जो इनिशियलाइजेशन आपने यहाँ कर रखा है ना, ये यहाँ कर दो, और बल्कि इसे हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हटा दिया मैंने, कंस्ट्रक्टर को हटा दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैंने लिखा था, इसको भी हटा देता हूँ, कमेंट था। ये कॉलिंग लिखा है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और बल्कि ये प्रिंट करने वाला कोड इसी के अंदर ही डाल देता हूँ, ये लीजिए। और ये रेफरेंस भी हटा देता हूँ, ये प्रिंट भी हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रहे कि इनिट ब्लॉक के लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इनिट ब्लॉक चलेगा। जैसे मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करूँगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, नथिंग, बिकॉज इनिट ब्लॉक इज द ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। तो आप चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं ये सारा चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। इनिट ब्लॉक क्या होता है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते नहीं होगे, सिस्टम में लिखना है तो वहीं पे लिख सकते हो कि इनिट ब्लॉक, बोलूँ मैं, बोलूँ, लिख रहे हो आप लोग? जी सर। हाँ लिखिए, हाँ जी। init block is an anonymous block. Init block is the anonymous block
init block is an anonymous block which is used to initialize the data before constructor at the time of object creation. This block is object dependent. And represented by following syntax. ये सिंटैक्स है, ओपनिंग क्लोजिंग. यहाँ पे लॉजिक लिख दो, यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो आप कोई भी. सर एंड के बाद क्या बोले हैं? हैं एंड के बाद एंड डिपेंडेंट एंड दिस पता नहीं क्या बोला था यार, भूल गया. एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक and represented with following syntax. ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट का मतलब इसको चलने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. ऑब्जेक्ट होगा तभी चलेगा. जैसे ये मैं ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने और फिर कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो ये चल जाएगा और आउटपुट आ जाएगा. ठीक है. यह है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ब्लॉक. सर इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड. अब इसके पॉइंट्स लिख लो. सही बात है. इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. It is automatically invoked when object is created. मतलब ये अपने आप चलेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा. It is automatically run या invoke when object is created. ठीक है. और इसको कहाँ पे मतलब बनाओगे? अगला पॉइंट इसके बारे में लिख लो कि आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन यू कैन राइट init ब्लॉक या यू कैन क्रिएट init ब्लॉक एनीवेयर इन द प्रोग्राम. After variable declaration, you can create init block anywhere in the program. वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद प्रोग्राम में कहीं पे भी आप बना सकते हो. बट करके लिख लेना. डोंट कीप init block inside a method. Don't keep init block inside a method. Don't keep init block inside a method. If you keep init block inside a method, if you keep init block inside a method, if you keep init block inside a method, so it is treated as a, if you keep init block inside a method, so it is treated as a normal statement. If you keep init block inside a method,
so it is treated as the normal statement. बताइए भाई, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? सारे बात समझ में आ गए? पता है, नोट्स बनाया करो, लिटरली मैं बता रहा हूँ। पहले मैं अपनी क्लास में पढ़ाता था, मैं एक एक लाइन बोल बोल के लिखाता था। नोट्स बनाने से क्या चीज़ें याद होती हैं, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। समझ में आई बात? इनिट ब्लॉक का सिंटैक्स लिख लो और यहाँ पे कोई भी लॉजिक लिख दोगे, चल जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनिट से भी इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो क्या अंतर होता है सर? तो देखिए, कंस्ट्रक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे एक बार चलता है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक बार चलता है और उसके अंदर लिखे जाने वाला काम एक ही बार चलेगा। अगर हमें कोई ऐसा काम जो हर ऑब्जेक्ट के लिए चलाना है, वो कैसे चलाओगे? मतलब फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफ़ॉल्ट है, एक पैरामीटराइज है, एक नॉन पैरामीटराइज है। 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर, जिस कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करोगे वही कॉल होगा। मतलब कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिक होते हैं, जैसा आप बनाओगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। लेकिन इनिट ब्लॉक जो होता है ना, वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलता है। तो लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। अगला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर आर स्पेसिफिक। कंस्ट्रक्टर आर स्पेसिफिक, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर स्पेसिफिक, but init block is not specific. ठीक है, but init block is not specific. कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिक होता है, init block स्पेसिफिक नहीं होता है। लिख लीजिए, init block execute, init block execute with respect to every constructor. ठीक है, init block execute with respect to every constructor. सर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलता है इनिट ब्लॉक? हर कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में चलता है। अब और कंस्ट्रक्टर कब चलता है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। भाई कोई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो चलता है। तो ब्रैकेट में लिख देना ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एवरी ऑब्जेक्ट, है ना? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, और भी पॉइंट लिख लीजिए, बता देता हूं। ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन छोटे ही कहानी है, ऐसे ही तो बनता है ओपनिंग क्लोजिंग, बस हो गया, पॉइंट ही ज़्यादा हैं बस। अगला पॉइंट है कि इन अ प्रोग्राम वी कैन हैव मोर देन 1 इनिट ब्लॉक। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक हो सकते हैं। इन अ प्रोग्राम we can have more than 1 init block. In a program we can have more than 1 init block. ठीक है, एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक हो सकते हैं।
ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन इनिट ब्लॉक, in case of more than one init block, in case of more than one init block, their order of execution is determined, in case of more than one init block, their order of execution is determined by their order of entries in the class. Their order of execution is determined by their order of entries in the class. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS है ना। मतलब एक से ज़्यादा इनिट ब्लॉक होंगे तो FCFS मैनर में चलेंगे, FCFS मैनर में चलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले होगा वही पहले चलेगा। ठीक है, तो ये होता है भैया इनिट ब्लॉक। ठीक, तो मतलब डेटा का इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर से भी होता है, डेटा का इनिशियलाइजेशन इनिट ब्लॉक से भी होता है, बट इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर से पहले चलता है। अब अगर आप एक इनिट ब्लॉक भी बना लो और एक कंस्ट्रक्टर भी बना लो, ये लीजिए, ये लीजिए, ये कंस्ट्रक्टर में मैंने दे दिया 20 और इनिट में दे दिया 10, तो पहले 10 प्रिंट होगा देन 20 प्रिंट होगा। आप देख लीजिए कौन पहले चला, इनिट पहले चला। क्योंकि इनिट कंस्ट्रक्टर से भी पहले चलता है। नहीं आया समझ में? रवि सर आ रहा है सर समझ में? जी सर। चलो बढ़िया है। राहुल? हाँ सर, क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्यों जरूरत पड़ी इनिट ब्लॉक की जब कंस्ट्रक्टर था ही ऑलरेडी? जब कंस्ट्रक्टर था तो ऑलरेडी क्यों जरूरत पड़ी दीपक? सर कंस्ट्रक्टर भी इनिट ब्लॉक ही का यूज करके डेटा इनिशियलाइज करता है। ये तो 4 कदम आगे की बात और बता देता है। नहीं जी, कंस्ट्रक्टर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पे एक बार ही चलता है, लेकिन इनिट ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चलता है सर, यानी कि कई बार उसे कॉल किया जा सकता है। जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतनी बार कॉल हो जाएगा। जैसे मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, मैंने एक नया क्लास ले लिया B, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये देखिए सर एक क्वेश्चन था इनिट ब्लॉक से, जैसे अगर इनिट ब्लॉक में हम लोग कोई डेटा इनिशियलाइज करेंगे तो जितनी बार अगर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो सब में तो डेटा वही चला जाएगा ना? हाँ, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ मैं ऐसे ले देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ बना देता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ये करा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। ये हमने बनाया BB इज इक्वल्स टू न्यू BB क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो हमने ये JavaCB.java कंपाइल कर दिया, जावा B, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब
मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें पैरामीटर दूंगा मैं। ये देखो मैंने एक पैरामीटर दे दिया इंटीजर और यहाँ से x को प्रिंट कर लिया। अब मैं इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक पैरामीटर भेज दिया b1। अब मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर इसको, ये वाला ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, यही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। एक ही कंस्ट्रक्टर सेम हो, पैरामीटर अलग अलग हो, है ना, जो ओवरलोडिंग आगे आप जानोगे। ये मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो एक में एक आर्गुमेंट है, एक में एक भी नहीं है, एक में एक आर्गुमेंट है, एक में 2 बार लिखा है int x int y। अब इसमें मुझे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो 2 वैल्यू पास कर दिया। ये लीजिए, तो इस तरह से तीनों कंसिडर चल जाएंगे। चल गए। तो कंसिडर स्पेसिफिक है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, ठीक है, तो केवल पहला वाला चलेगा, चला डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो केवल तीसरा वाला चलेगा, जिसमें सॉरी फिर से हटा के सेव कर दिया, कंपाइल और रन। ठीक है, देखो चला। तो कंसिडर स्पेसिफिक होते हैं, जिसको चलाओगे वही चलेगा। डिफ़ॉल्ट चलाओगे डिफ़ॉल्ट चलेगा, पैरामीटराइज चलाओगे पैरामीटराइज चलेगा। बट इनिट ब्लॉक बनाते हैं भाई। ये देखिए इनिट ब्लॉक कहीं बना लो, यहाँ लिख दिया मैंने। इसके अंदर क्या लिख दूँ? चलो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इनिट ब्लॉक, INIT इनिट ब्लॉक। ठीक, अब ये सबके रिस्पेक्ट में चलेगा। पहले वाले के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए। 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, 3 कंसिडर चले हैं। देखो, पहले वाले के लिए चला इनिट ब्लॉक, देन डिफॉल्ट कंसिडर, फिर दूसरे वाले के लिए इनिट ब्लॉक चला, फिर तीसरे वाले के लिए चला। हर ऑब्जेक्ट के लिए मतलब चला, हर कंसिडर के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, अब एक ही हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितने मर्जी यूनिट ब्लॉक बना लो। अभी मैं बस लिख रहा हूँ यूनिट ब्लॉक 1 बना लिया, यूनिट ब्लॉक 2 बना लिया, ये यूनिट ब्लॉक 3 बना लिया। जितना मर्जी उतना यूनिट ब्लॉक बना लो। बना लिया, कंपाइल और रन। आप देख रहे हो, जिस सीक्वेंस में लिखे गए थे उसी सीक्वेंस में चले हैं। पहले 1 लिखा था, फिर 2 लिखा था, फिर 3 लिखा था, सबके लिए चला। ये है इनिट ब्लॉक। हर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चल रहा है। इट एग्जीक्यूट विद रिस्पेक्ट टू एवरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाओ ही नहीं, इनिट ब्लॉक चलेगा ही नहीं। अगर मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तो कोई इनिट ब्लॉक नहीं चलेगा। नो इनिट ब्लॉक, नो कंस्ट्रक्टर, कुछ भी नहीं, ख़त्म। पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। एनी क्वेश्चन? एनी? हाँ, अगर कई इनिट ब्लॉक बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती होगी? क्योंकि इनिट ब्लॉक में अगर हम लोग डेटा एक बार डालेंगे, जैसे कोई डेटा इनिशियलाइज करने के लिए डाल दिया, ठीक है, तो वो तो डिफॉल्ट के तरीके से वो करेगा ना। इस सारे जितने कंस्ट्रक्टर बनेंगे सबके लिए वो इनिशियलाइज करता है। देखो, ये जरूरत नहीं थी। ये मतलब ऐसा है ना कि आदमी को जैसे पैर फैलाने का जगह, मतलब बैठने की जगह देती है, जब पैर भी फैलाने लगता है। जैसे मान लो कि इनिट ब्लॉक का एक कंसेप्ट बनाया गया है ना। अब यूनिट ब्लॉक का कंसेप्ट बनाया गया कि ये बना सकते हो, तो आदमी सोचेगा यार 2 बना देंगे तो क्या हो गया, है ना, 3 बना, तो एक से ज़्यादा यूनिट ब्लॉक का कोई फ़ायदा है ही नहीं। बट मान लो किसी ने बना दिया, तो उसको किस तरह से चलाना है, तो ये सब तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। जो कंपाइलर बनाता है, जो जेवीएम बनाता है, उसको तो सब सारे तरह से सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि यार सही आपका कहना है कि एक यूनिट ब्लॉक है, उसमें कोई टास्क लिख दिया, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए चली जाएगा, तो एक से ज़्यादा क्यों बनाए? क्योंकि एक से ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि काम एक में भी वही लिख सकते हो, 4 में भी वही लिख सकते हो,
और रोक तो सकते नहीं हो कि एक को रोक दो, ऐसा कर नहीं सकते हो। तो वही वाली बात है, ये चीज़ इस तरह से है कि मतलब हाँ उसको मतलब आपने ये समझ लो कि बस इसलिए बना दिया गया ताकि भाई कहीं ना कहीं अगर एक से ज़्यादा बन गए हों तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज तो करा जा सके ना, समझ रहे हो? जी सर समझ गया। और बताइए भाई। ठीक, बाकी इनिट ब्लॉक में हमने बस मैसेज लिखा है, इनिट ब्लॉक 1, इनिट ब्लॉक 2। इसमें मैसेज लिखने के लिए नहीं होता है मैसेज, आप इसमें डेटा इनिशियलाइजेशन करो, डेटा इनिशियलाइजेशन का टास्क लिखो, किसी भी क्लास का डेटा इनिशियलाइज करो इसके अंदर, ठीक है, किसी भी क्लास का डेटा मेंबर इनिशियलाइज करो। और इवन जैसे अभी दीपक बता रहे थे एक बात, जैसे अब इंटरनल बात थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, और एक क्वेश्चन था, क्लास, जैसे आपने कहा कि किसी भी क्लास का डेटा इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ किसी दूसरे क्लास का भी डेटा इनिशियलाइज कर सकते हैं, नहीं किसी सर दूसरे रिलेशन सेम रिलेशन क्लास होना का ही चाहिए। बोलो, किसी क्लास का मतलब कोई जो क्लास आप बना रहे हो, है ना, किसी दूसरे क्लास का डेटा इनिशियलाइज करोगे तो फिर वो प्रैक्टिकली सही नहीं है, करने के लिए तो कर भी सकते हो, ऑब्जेक्ट बना तो डेटा इनिशियलाइज हो ही जाएगा। रिलेशन बनाना पड़ेगा पहले। हाँ रिलेशन बनाना पड़ेगा, सही बात है। अब जैसे ये मेरी क्लास थी लास्ट टाइम पे, अगर आपको याद हो तो क्लास टेस्ट हमने बनाया और यहाँ पे हमने एक्स ऐसे हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, है ना। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आप डिक्लेयर यहाँ करो और इनिशियलाइज ऐसे करो तो जावा में नहीं होता है ना, लेकिन अगर आप एक ही लाइन में कर दो तो हो जाता है, डिक्लेयर इनिशियलाइज दोनों एक ही लाइन में कर दो तो हो जाता है, एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर दो इनिशियलाइज भी कर दो तो ये ले लेगा। तो क्वेश्चन ये कैसे ले लेता है, क्योंकि इंटरनली ये डेटा इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट ब्लॉक यूज होता ही होता है, जो हमें दिखता नहीं है। कहते हैं कि हर नॉन स्टैटिक वेरिएबल इनिट ब्लॉक बना के ही इनिशियलाइज्ड होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन, डीसी मतलब ड्यूरिंग कंपाइलेशन, कंपाइलर इस क्लास में ये चेंज करेगा कि इस डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए ऐसे इनिट ब्लॉक बना देगा जो आपको दिखता नहीं है। पहला चीज, दिस इज केस फर्स्ट। एंड केस सेकंड ये होता है कि ये जो इनिट ब्लॉक होते हैं ये हर कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले क्यों चलते हैं, क्योंकि इनिट ब्लॉक कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होते हैं बेसिकली, ये भी आपसे हिडन होता है जो आपको दिखता नहीं है। अब अगर आपको पता हो कि हर क्लास में कंस्ट्रक्टर तो होता ही होता है, अगर आप क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाओ ना बनाओ तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे आता ही आता है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सबसे पहली वाली लाइन होती है वो होती है हमारी इनिट ब्लॉक। यानी कि ये जो इनिट ब्लॉक है, ये इनिट ब्लॉक, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया, ये जो इनिट ब्लॉक है इस कंस्ट्रक्टर के सबसे टॉप वाली लाइन पे पेस्ट करा दिया जाता है, और इसीलिए सबसे पहले चलता है। ऑब्जेक्ट बनते चलता कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन आपको लगता है कि यार इनिट ब्लॉक पहले चल रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर, लेकिन आपको लगता है यार इनिट ब्लॉक पहले चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली वाली लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की सबसे पहली वाली लाइन होती है इनिट ब्लॉक, क्योंकि हर कंस्ट्रक्टर के सबसे टॉप पे ये इनिट ब्लॉक पेस्ट कर दिया जाता है। तो 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी डेटा अगर आपका है उसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या बनता है, इनिट ब्लॉक इंटरनली। पॉइंट नंबर 2, हर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हर क्लास में ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंस्ट्रक्टर आता है और हर कंस्ट्रक्टर के सबसे टॉप पे ये इनिट ब्लॉक पेस्ट करा दिया जाता है। यहाँ कमेंट करके आप लिख सकते हो कि दिस इनिट ब्लॉक इज पेस्टेड एट द टॉप ऑफ every constructor,
ठीक है, बाकी बातें अब कल करेंगे।